दरबार उल अफरीत के भीतर अब सब कुछ थम गया था। सारे जिन्न अयान को घेर चुके थे। सिंहासन पर बैठा जलदार, जिसकी आंखें आग के जैसे जल रही थीं, धीरे धीरे अपनी जगह से उठा और अयान की ओर बढ़ा। तेरे हाथ की नस में मेरे खून की महक है। जलदार ने अयान की कलाई को देखा और एक अंगुली से उस पर निशान बनाया। अयान ने देखा, उसकी त्वचा पर एक प्राचीन आकृति उभर आई थी, एक त्रिकोण जिसके बीचों बीच आंख बनी थी। यह वही खून की मोहर थी जो अफरीतों की सत्ता चिन्ह मानी जाती थी। अब तू एक हमसा बन गया है, आधा इंसान आधा जिन्न, जलदार बोला। अब तुझे इस दरबार की अगली संतान घोषित किया जाएगा। नहीं, अयान चीखा। जलदार ने एक इशारे में अयान को बेहोश किया और उसे दरबार के गर्भगृह में बंद कर दिया, जहां अफरीतों की आत्माएं दीवारों से टंगी थीं, किसी की आंखें, किसी की जबान और किसी की हड्डियां। उसी बीच घायल हाशिम ने खुद को जंजीरों से मुक्त किया और किसी तरह गर्भगृह तक पहुंचा। अयान, उसने झकझोर कर जगाया। हाशिम, मैं कौन हूं? अयान की आंखें डरी हुई थीं। तू कौन बनता है? ये तेरे कर्म तय करेंगे, खून नहीं। ये मोहर तेरे खून से है, पर तेरे इरादे इंसानी हैं। अब वही मोहर उनकी बर्बादी बनेगी। कैसे? सिंहासन के नीचे रखा सिफर अल अफरीद, वह किताब जिसमें उनकी सत्ता बंधी है। मोहर वाला हाथ उसे छुए तो वह नष्ट हो जाएगी। तो चलो इसे खत्म करते हैं। तू जाएगा अकेला। मुझे यहीं रोकना होगा दरबार के पहरेदारों को। हाशिम ने अयान की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, बीबी, अम्मी की तरह मेरा भी यह आखिरी सफर है। अयान धीरे धीरे दरबार के बीचों बीच पहुंचा। जलदार अभी अन्य अफरीतों के साथ उसकी ताजपोशी की तैयारी कर रहा था। तभी अयान छुपते छुपाते सिंहासन के नीचे पहुंचा, जहां एक लोहे की पेटी में वह प्राचीन ग्रंथ सिफर अल अफरीत रखा था। उसने मोहर वाले हाथ से ग्रंथ को छूते ही तेज गूंज सुनाई दी। धोखा! एक अफरीत चीखा। ग्रंथ से आग की लपटें निकलने लगीं और सारे दरबार में भूकंप जैसी हलचल हुई। जलदार तिलमिला उठा। नहीं, तू हमारे ही खून का था, ऐसा नहीं कर सकता। मैं इंसान हूं और इंसान ही रहूंगा, अयान गरजा। ग्रंथ जलने लगा। जैसे ही उसके अंतिम पन्ने राख हुए, दरबार की दीवारें दरकने लगीं। अफरीतों की चीखें हर दिशा में गूंजने लगीं। उनकी परछाइयां बिखरने लगीं। जलदार ने अयान पर अंतिम वार किया। उसकी आग से बनी तलवार सीने की ओर आई, लेकिन अयान ने बीबी अम्मी का तावीज आगे कर दिया। तावीज ने बिजली जैसी रोशनी छोड़ी और जलदार चीखता हुआ भस्म हो गया। पूरा दरबार अब धूल और राख में तब्दील हो रहा था। अयान किसी तरह उस टूटते हुए संसार से भागा और सुरंग के रास्ते वापस मानव दुनिया में लौटा। कालेसर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। हवाओं में हल्कापन था। रातों में डर की जगह शांति थी। बच्चे बाहर खेलने लगे थे। अयान अब गांव में एक रक्षक के रूप में जाना जाता था। उसने किताबुल जिन्न की बची हुई राख को गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर दफन कर दिया और बीबी अम्मी और हाशिम की कब्रों के पास हर शुक्रवार दीपक जलाने लगा। एक रात जब अयान गांव की पहाड़ी पर बैठा था, उसे एक बहुत हल्की सी आवाजें सुनाई दी। जरखान तो गया, लेकिन हम साथ हैं। और एक जाग गया है। आसमान में एक तारा टूटा और एक परछाई नीचे उतरती दिखी। आन अब गांव के पहाड़ी किनारे बैठकर हर शाम ध्यान लगाता था, जैसे वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। पर उस रात जब आसमान में एक तारा टूटा, तो उसे महसूस हुआ कोई उसके बहुत पास आ चुका है। हवा भारी हो गई। नीचे घाटी की तरफ धुएं सी कोई चीज गोल चक्कर काटने लगी और फिर एक आवाज, बहुत धीमी मगर किसी चाकू जैसी काटती हुई। जरखान मेरा पहला सिपाही था, अब मैं खुद जाग गया हूं। अयान जैसे जैसे खड़ा हुआ, सामने हवा से बनी एक आकृति दिखी। लंबा, बिना चेहरा, मगर उसकी छाया से लहू टपक रहा था। मैं हूं सुल्तान अल जुल्म, 7 अफरीतों का पहला और सबसे प्राचीन। अयान ने बीवी अम्मी की पुरानी डायरी निकाली। उसमें एक आखिरी अधूरा पन्ना था, जिसे अब उसने पूरा होते देखा। उस पर लिखा था, 7 अफरीतों की कौम, हर एक का शासन एक तत्व पर। जरकान, भ्रम और धोखा। सुल्तान अल जुल्म, अंधकार और आत्माएं। बिन हाशिद, अग्नि। दुरर शम्स, रेत और समय। खालिद उल सम, हवा। तैबर उल रूह, रक्त और हड्डियां।
मलिकल तबिया, छाया और शाप। जब इनमें से कोई एक जागे तो बाकी धीरे धीरे खुद ब खुद खींचाएंगे। यही नियम है 7 अफरीतों के संधि का। अगली रात अयान को एक ख्वाब आया जिसमें वह एक काले रेगिस्तान में खड़ा था और सामने सुल्तान अल जुल्म था। तू हमारे खून का है अयान, जोज़ खान को तूने मारा। ये तेरी शक्ति है। हम तुझे अपना वारिस बनाना चाहते हैं। मैं इंसान हूं, तो कब तक इंसानों के लिए लड़ेगा जो तुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे? अयान कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी हथेली से खून टपकने लगा और वही खून की मोहर फिर उभर आई। तू चाहे ना चाहे ये खून तुझे हम तक खींच ही लाएगा। अयान का अंतर्द्वंद अब असहनीय हो गया था। उसने मस्जिद के मौलवी साहब से सलाह ली। मौलवी बोले, बेटा, अल्लाह ने जिन्न और इंसान दोनों को बनाया है। फर्क सिर्फ इरादे का है। तेरा खून चाहे जिन्नों का हो, पर अगर तेरे दिल में बुराई नहीं तो तू उन्हीं पर भारी है। पर मैं डरता हूं कि एक दिन मैं भी वैसा हो जाऊंगा। डरने वाले नहीं, इरादा रखने वाले जीतते हैं। अयान ने तय कर लिया, अब वो हर अफरीत को खत्म करेगा। पहला निशाना, बिन हाशिद, अग्नि का अफरीत, जो लावा से बने महल में रहता था। किताबुल जिन्न की बची हुई राख से उसे एक द्वार बनाना पड़ा। उसमें बीबी अम्मी का अंतिम तावीज मिलाकर उसने एक मंत्र पढ़ा, बिस्मिल्लाह इफ्ताह बाब अलना। एक अग्नि से बना रास्ता खुला और सामने था अग्नि का संसार, जहां हवा भी जलती थी और आवाजें राख बनकर उड़ती थीं। अयान जब महल में दाखिल हुआ तो बिन हाशिद पहले से तैयार बैठा था। चारों ओर ज्वालाएं और आंखें जैसे ज्वालामुखी। तू आग में नहीं टिक पाएगा अयान, तेरे इरादे पिघल जाएंगे। मेरे इरादे बीबी अम्मी की छांव में बने हैं, आग में नहीं। अयान ने सुल्तान द्वारा दी गई मोहर का उपयोग करते हुए बिन हाशिद पर वार किया, पर वो सिर्फ घायल हुआ। अब तू देख अफरीद की असली अग्नि। बिन हाशिद ने अपनी छाती फाड़ी और वहां से ज्वालामुखी सी आग निकाली। अयान पूरी ताकत से चिल्लाया और बीबी अम्मी के तावीज को सामने कर दिया। एक सफेद रोशनी फूटी और आग थम गई। बिन हाशिद का शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और फिर राख में बिखर गया। जैसे ही बिन हाशिद मरा, आसमान में 2 और तारे टूटे। बीबी अम्मी की डायरी के शब्द फिर दिखे, जब 2 जाएं तीसरा खुद आ जाता है। अयान को पता था अगला कौन होगा। दुर्र शम्स, रेत और समय का अफरीद, और अब समय उसके खिलाफ चलने वाला था। बिन हाशिद के विनाश के बाद आयान को हर वक्त शरीर में जलन महसूस होती थी। उसकी हथेली पर बनी खून की मोहर अब और भी गहरी हो गई थी, मानो उसके अंदर कोई और ताकत पनप रही हो। बीबी अम्मी की डायरी का तीसरा नाम बार बार सामने आता, दुर्र शम्स, रेत और समय का अफरीत। इस अफरीत का साम्राज्य था एक चलता रेगिस्तान जो हर दिन अपनी दिशा बदलता था। उसमें समय का नियंत्रण होता था। कुछ पल भीतर बिताओ तो बाहर साल बीत चुके होते। अयान जानता था ये मुकाबला ताकत का नहीं, धैर्य और स्मृति का होगा। अयान ने गांव के बाहर स्थित उस पुरानी बावड़ी का रुख किया जहां एक समय बीबी अम्मी ने रेत के देव की मुहर बांधी थी। वहीं से समय की सुरंग शुरू होती थी। हाथ में बीबी अम्मी का दिया एक लोटा जिसमें जमीन का पानी था। वो ही एकमात्र चीज थी जो दुर्र शम्स की रेत को रोक सकती थी। उसने मंत्र पढ़ा, बिस्मिल्लाह इफ्ताह बाब उस्साहत। रेत घूमी, एक चक्र बना और अयान उसमें कूद गया। अयान को जैसे ही होश आया वह खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर रेगिस्तान, मगर रेत काली थी। सूरज नहीं बल्कि एक टिमटिमाता हुआ रेत का घंटा आकाश में घूम रहा था। हर दिशा में घड़ियों की सुइयां उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। और फिर सामने प्रकट हुआ दुर्र शम्स, एक लंबा सूखा प्राणी जिसकी आंखों की जगह रेत से बनी घड़ियां थीं। उसकी सांसें चलती थीं जैसे कोई पुरानी घड़ी की टिक टिक। तेरा समय समाप्त हो गया है अयान। अब तू मेरे संसार में फंसा है जहां हर पल 1 वर्ष जितना भारी है। मुझे समय में नहीं, खुद पर यकीन है। यकीन, समय तो खुद को भी नहीं मानता। अयान को एक तेज झोंका लगा और वह एक पुराने दृश्य में चला गया। वह जो बच्चा बन चुका था, बीबी अम्मी के गोद में बैठा था, पर अचानक उसकी मां रोती हुई भागी और चीखी, मेरा बच्चा जिन्ना है। अयान समझ गया
ये दुर्र रेशम्स की चाल थी। अफरीत उसे उसकी स्मृतियों में उलझाकर तोड़ना चाहता था। मैं वो नहीं हूं जो अतीत कहता है, मैं वो हूं जो हर गलत को रोकने चला है। पर रेत अब उसका शरीर ढकने लगी थी। अयान ने उसी समय जमीन के पानी को निकाला और एक घेरा बनाया। जैसे ही पानी रेत को छूता गया, दुर्र रेशम्स की हड्डियां चटकने लगीं। नहीं, समय को बांध नहीं सकते, पर सत्य को रोक भी नहीं सकते। अयान ने तावीज निकाला और अपनी हथेली की मोहर से उसे रेत में चिपकाया। एक तेज गूंज और दुर्र रेशम्स रेत बनकर उड़ गया। रेत रुक गई, समय थम गया। जब अयान वापस लौटा, गांव अब वैसा नहीं था, कुछ बदला बदला था। वो पहाड़ियों से उतरा और गांव में घुसा। एक बच्चा उसके पास आया। क्या आप अयान हैं? दादी कहती थी आप फिर आओगे। अब तो 30 साल हो गए। 30 साल? अयान समझ गया। दुर्रे शम्स ने अपने अंतिम समय में एक चाल और चली थी। उसे कुछ पल वहां रोके रखा और बाहर 30 साल बीत गए। अब गांव का हर चेहरा बदल चुका था। बीबी अम्मी की कब्र पर घास उगाई थी, लेकिन उस पर लिखा था, हम जानते थे तू लौटेगा, क्योंकि तू ही है वो जो अंधकार को मिटा सकता है। अयान के सिर पर एक परछाई पड़ी। पीछे देखा, एक नकाबपोश आकृति, बेहद लंबा, और उसके चारों ओर हवा की तेज लहरें घूम रही थीं। मैं हूं खालिद उल सम, हवा और मौत का अफरीत, और अब तेरे खिलाफ मेरी बारी है। 30 साल बाद का यह गांव अब अयान के लिए अनजाना था, पर खतरे अब भी वैसे ही घातक थे। जैसे ही उसने बीबी अम्मी की कब्र पर हाथ रखा, पीछे से एक झोंका आया, तेज, बर्फ जैसा ठंडा और चुभता हुआ। हवा ने आकार लिया। उसके भीतर से एक आकृति निकली। उसका शरीर बादलों जैसा, चेहरा रहित, और आंखों की जगह दो घूमती हुई चक्रवातें। मैं हूं खालिद उल सम, हवा और मृत्यु का रक्षक। तूने 3 को मिटाया, अब तू मेरी हवाओं में बहेगा। अयान ने तावीज को कसकर पकड़ा और कहा, तेरी हवा जितनी भी तेज हो, मेरा इरादा उससे भारी है।